हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी का जो चैप्टर 10 जो हमने पिछली वीडियो में आधा डिस्कस किया था, सेक्शन 172 से लेके 180 तक, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और सेक्शन 172 से लेके 190 तक के इसमें सेक्शन दिए हुए हैं। इसलिए हम उस वीडियो में सिर्फ 172 से लेके 180 तक ही हम कवर कर पाए थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे के जो सेक्शंस हैं वो कवर करेंगे, जिसमें हम 181 से लेके 190 तक के सेक्शंस की बात करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 10 जो हमें लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमान के विषय से संबंधित अपराधों के बारे में बताता है, उसको आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। आज भी हम चैप्टर 10 पर ही बात करेंगे, आगे के सेक्शंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 181 से, यानी धारा 181 से। क्या कहती है कि शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान का मिथ्या कथन। अब शपथ अगर किसी व्यक्ति को दिलाई जाती है, सिंपल वर्ड्स में पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन क्या कह रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए या उससे प्रतिज्ञान कराने के लिए कोई लोक सेवक प्राधिकृत है, लॉ के द्वारा उसको सशक्त किया गया है कि वो किसी व्यक्ति से शपथ दिलाए, और वो व्यक्ति क्या करता है कि शपथ जो उसे दिलाई जा रही है उस पर वो झूठी शपथ खा लेता है, मतलब झूठा मिथ्या कथन कर देता है उस शपथ पे, तो तब उसको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। क्या कहता है सेक्शन कि जो कोई किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो ऐसी शपथ दिलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, चाहे तो लोक सेवक उसे शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत हो या कोई और पर्सन लॉ के द्वारा सशक्त किया गया हो शपथ दिलाने के लिए, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए यानी सच बात कहने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा वैध रूप से आबद्ध होते हुए लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से, मतलब जो उसे शपथ दिला रहा है चाहे वो लोक सेवक हो या अन्य व्यक्ति हो, तो उस संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, यानी कि जो झूठ है, सच नहीं है, या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, उसे नॉलेज है कि हाँ ये मिथ्या है, या वो विश्वास करता है इस बात पर कि वो जो कथन कर रहा है वो झूठा है, मिथ्या है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के द्वारा या विधि के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ पर झूठी कसम खाता है या झूठा कथन करता है तो उसको सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। अब थोड़ा सा इस सेक्शन की शर्तों के बारे में जान लेते हैं। इस सेक्शन की पहली शर्त ये है कि शपथ ग्रहण कराने के लिए व्यक्ति का शपथ ग्रहण के लिए आबद्ध होना ज़रूरी है। तो मतलब जिस व्यक्ति से आप शपथ ले रहे हैं, है ना, वो विधि के द्वारा आबद्ध हो। सबसे पहले बात हो रही है उस पर्सन की जो शपथ ले रहा है, तो वो शपथ ग्रहण करने के लिए व्यक्ति आबद्ध होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, अगर हम इसकी शर्त की बात करें जो इससे निकला है, इसका एलिमेंट है, वो है कि सत्य कथन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध उसे किया गया था, यानी उसे सत्य कथन करना था उस शपथ पे और उसने किया झूठा कथन, तो तब उस पर ये सेक्शन लागू होगा। वो क्या था, सत्य कथन करने के लिए आबद्ध था। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो ये बनता है कि जो शपथ है वो किसी लोक सेवक के द्वारा या विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाए। तो एक तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो शपथ आपको दिला रहा है किसी पर्सन को, वो एक लोक सेवक होना चाहिए या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति होना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट कहता है कि सत्य कथन करने के लिए, जिस व्यक्ति को सत्य कथन करने के लिए कहा गया है, वो उसने मिथ्या कथन किया हो, मतलब उसने झूठा कथन किया हो, है ना, उसने झूठ बोला हो, उस पर झूठी बात कही हो। और फिफ्थ पॉइंट जो इसमें बन रहा है वो है ऐसा मिथ्या कथन उसने जानबूझकर, है ना, जानबूझकर या जानते हुए किया हो, उसे इस बात की नॉलेज हो कि जो कथन वो कर रहा है वो झूठा है या वो बिल्कुल सच नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इस सेक्शन के बारे में इसकी ये शर्तें निबंधती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। आई होप कि सेक्शन 181 आपको क्लियर हो गया होगा।
जब कोई व्यक्ति जिसे लोक सेवक शपथ दिलाता है और उस शपथ पे वो व्यक्ति मिथ्या कथन करता है, झूठा कथन करता है, तो उसको सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 182 धारा 182 की। इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के लिए करे। अब कोई व्यक्ति इस सेक्शन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो सेक्शन सिंपली वर्ड्स में ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस आशय से झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी लोक सेवक को, किसी पब्लिक सर्वेंट को, कि वो अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग यानी विधि के द्वारा उसको जो पावर मिली हुई है वो उसका उपयोग दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करे, दूसरे को क्षतिकारित करने के लिए करे। पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं। जो कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी इत्तला जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है यानी उसको नॉलेज है या उसको विश्वास है कि वो झूठी है, इस आशय से देगा, इस इंटेंशन से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे, या संभाव्य जानते हुए देगा कि वो लोक सेवक कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे, यदि वो लोक सेवक तथ्यों की सही स्थिति का पता होता उसे तो वो ना करता या करने का लोप ना करता। दूसरा, ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे, मतलब वो जो लोक सेवक है वो अपनी जो विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग कर रहा है जिस उपयोग में किसी व्यक्ति को क्षति हो यानी कोई उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो, तो वो व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या 1000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जिसने इस तरीके से लोक सेवक को कोई झूठी इत्तला, कोई मिथ्या इत्तला दी है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 182 के तहत। अब इसे हम एक दृष्टांत के बाद देख लेते हैं। इससे संबंधित पहले दृष्टांत में क्या कहा गया है कि देखिए, ए जो है वो एक मजिस्ट्रेट को ये इत्तला देता है, मजिस्ट्रेट को ये सूचना देता है कि वाई एक पुलिस ऑफिसर है जो ऐसे मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ है, मतलब उस मजिस्ट्रेट के अंडर में कार्य करता है वो पुलिस ऑफिसर, और कर्तव्य पालन में वो पुलिस ऑफिसर उपेक्षा का दोषी है, अवचार का दोषी है, ये जानते हुए देता है ताकि मजिस्ट्रेट ऐसी अपनी पावर का जो यूज़ करेगा वो वाई को पद से हटा देगा, मतलब वाई को पदच्युत कर देगा, उसको उसकी पोस्ट से हटा देगा, उसकी नौकरी से हटा देगा। तो ए ने क्या किया है, क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट को झूठी सूचना दी है वाई पुलिस ऑफिसर के बारे में, तो यहाँ पे ए ने इस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित अपराध किया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए 182 को अगर हम एक उदाहरण से समझे तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को ये झूठी सूचना देता है, मिथ्या इत्तला देता है कि मुझे लूटा गया है, लेकिन उसने उसका नाम नहीं बताया जिसने उसे लूटा है, तो पुलिस वाले आए और जांच करने लगे। आसपास के गांव में जाकर वो जांच करते हैं, उन लोगों से पूछताछ करते हैं, लोगों के घर वगैरह में जाके तलाशी लेते हैं जिससे कि लूट की वो जानकारी ले सके, लूट के बारे में जांच कर सके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसने झूठी सूचना दी है कि मुझे लूटा गया है, उसका उद्देश्य क्या था, उसने झूठी सूचना क्यों दी, ताकि जो पुलिस ऑफिसर आएंगे, पुलिस अधिकारी आएंगे, वो गांव में जाएं और लोगों को परेशान करें, है ना, जो उन्हें विधिपूर्ण शक्ति दी गई है जांच करने की, उसका प्रयोग वो दूसरों को परेशान करने के लिए करें, जांच वगैरह करें। तो इस आशय से उसने पुलिस को झूठी सूचना दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर्सन को सेक्शन 182 के तहत दोषी ठहराया जाएगा, उसको यहाँ पे पनिश किया जा सकता है, क्योंकि उसने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है और वो भी इसलिए दी है कि जिससे पुलिस अधिकारी आए और दूसरे गांव में जाके जब वो छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, उन लोगों को दिक्कत होगी, उनको क्षति होगी, परेशानी होगी, तो इसलिए उसको यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आती है धारा 183, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। अब जो थोड़ी सी लैंग्वेज है लॉ की वो थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो पहले इसी की लैंग्वेज पढ़ेंगे फिर सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। जो कोई किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के द्वारा किसी संपत्ति के ले लिए जाने का प्रतिरोध ये जानते हुए या ये विश्वास का कारण रखते हुए करेगा कि वह ऐसा लोक सेवक है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या 1000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में ये सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोई लोक सेवक है और उस लोक सेवक को ये पावर मिली हुई है कि वो कोई प्रॉपर्टी ले, और उस लोक सेवक के द्वारा जो प्रॉपर्टी ली जानी है उसके मार्ग में, उसके रास्ते में कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है, अवरोध डालता है, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति अवैध रूप से क्या करता है, बिजली की मोटर चला रहा था, ठीक, एक व्यक्ति है बिजली की मोटर चला रहा था, बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं
और उसकी मोटर जो वो चला रहा था अवैध रूप से, उसके बदले में उसको जब्त करते हैं, मतलब जब्त करने लगते हैं, जिसे जब्त करने में वो व्यक्ति बाधा डालता है जो उस मोटर को अवैध रूप से चला रहा था। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति ने अवरोध डाला तो वो सेक्शन 183 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट उसको मिलेगी, क्योंकि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोक सेवक हैं और उनका काम है कि उसने उस अवैध रूप से चलाए जाने वाले मोटर को वो जब्त करें, उस व्यक्ति को रोके ऐसा करने से। और उनको ये पावर मिली हुई है 183 के अकॉर्डिंग कि उन्हें विधिपूर्ण प्राधिकार है कि वो जो उसकी संपत्ति है, जो मोटर था वो उस पर्सन की संपत्ति थी, उस व्यक्ति की संपत्ति थी जो उसे अवैध रूप से चला रहा था, उनके पास जब्त करने की पावर थी। वो उनको अगर ऐसा करने से रोकता है, अवैध रूप से उनको लिए जाने के मार्ग में बाधा डालता है, तो वो 183 के अकॉर्डिंग दोषी ठहराया जाएगा, 183 का दोषी होगा। तो यहाँ पे आई होप कि ये सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 184, धारा 184, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। जो कोई ऐसी किसी संपत्ति के विक्रय में यानी उसकी बिक्री में, जो ऐसे लोक सेवक के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई है, साशय बाधा डालता है, साशय मीन्स जानबूझ के बाधा डालता है, इंटेंशनली बाधा डालता है, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या 500 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी के मार्ग में विक्रय के लिए जिसको बेचने के लिए लोक सेवक को लॉ के द्वारा पावर दी गई है, इन्फोर्स किया गया है उसको कि वो किसी प्रॉपर्टी की बिक्री करे, उसका विक्रय कराए, अगर उसके विक्रय में कोई व्यक्ति बाधा डालता है उसकी बिक्री में, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटेड हम एक केस लॉ देखेंगे। केस का नाम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट सीपी एंड बेरार बनाम बालाराम, 1939 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने जजमेंट दिया कि अगर लोक सेवक के द्वारा की जा रही नीलामी के अवसर पर कोई व्यक्ति गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो इस धारा के अंदर दंडित किया जाएगा, है ना, उसको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो पनिशमेंट मिलेगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और ये इस चीज़ को इस केस में क्लियर कर दिया गया था। इसके बाद आता है सेक्शन 185 यानी धारा 185, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय करना या उसके लिए अवैध बोली लगाना। अब लोक सेवक जो है वो किसी प्रॉपर्टी की बिक्री कर रहा है और उस बिक्री के लिए उसको पावर भी मिली हुई है कि वो उसका विक्रय कराए, है ना, उसकी बिक्री कराए। उस प्रॉपर्टी को अवैध रूप से खरीदना या उसके लिए अवैध रूप से बोली लगाना, तो यहाँ पे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। क्या कहता है सेक्शन, जो कोई संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में जो लोक सेवक के नाते या लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो व्यक्ति स्वयं हो या कोई और हो, किसी संपत्ति को खरीदेगा यानी क्रय करेगा या बोली लगाएगा जिसके बारे में वह जानता हो वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति का क्रय करने के बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है, यानी वो समर्थ नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या 200 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर लोक सेवक किसी प्रॉपर्टी का विक्रय करा रहा है और कोई व्यक्ति उसको अवैध रूप से खरीद लेता है या उसके बारे में अवैध बोली लगाता है जिसमें बोली लगाने की या उसको क्रय करने की विधिक समर्थता नहीं है, लीगली वो कैपेबल नहीं है, तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो ऐसा करता है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन को देख लेते हैं। धारा 186, लोक सेवक के लोक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना। देखिए लॉ की जो लैंग्वेज है मैं फिर से कहूँगी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सिंपली कोई भी सेक्शन है, कोई भी धारा है, वो क्या कह रही है। अब देखिए सेक्शन 1 लाइन का है, क्या कह रहा है कि लोक सेवक के लोक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना। थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं, पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहा है। जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा बाधा डालेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या 500 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, उसके काम में जो उसे करने हैं, है ना, उसको विधि के द्वारा जो काम सौंपे गए हैं उसके काम में अगर बाधा डालता है, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, तो उसको 186 में पनिशमेंट दी गई है। पनिशमेंट ध्यान रखनी है, जो काम में बाधा डालता है 3 माह का दंड है,
3 माह का कारावास है, दोनों में से देखिए किसी भी भांति के बारे में, या 500 रुपये का जुर्माना है, या उसको दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके लिए बल का प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मार पिटाई करे, बल का प्रयोग करे, फोर्स का प्रयोग करे। केवल धमकी देने से भी ये माना जाएगा कि उसने लोक सेवक के कार्यों में बाधा डाली है। तो मात्र अगर धमकी दी जाती है ऐसा करने की, तो उसको भी यहाँ पे जो है वो दंडित किया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। शिव प्रसाद नारायण वर्सेस भूत तिवारी पाठक का केस है। इस मामले में एक व्यक्ति 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके ला रहा था। उन्होंने अपने बचाव में 4 लोगों को बुला लिया जो उन्हें छुड़ाकर वहां से ले गए। मतलब एक तरीके से वो वहां से उनको छुड़ाकर ले गए। कोर्ट ने कहा कि वे 4 व्यक्ति लोक सेवक के लोक कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए दायी हैं, यानी कि जिम्मेदार हैं। उन्हें धारा 186 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ ये भी सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। बस लोक सेवक के लोक कार्यों में जो बाधा डालता है उसको सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है धारा 187 यानी सेक्शन 187, लोक सेवक की सहायता करने का लोक जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लोक सेवक की मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध किया गया है और वो व्यक्ति सहायता नहीं देता है, लोक सेवक को उसकी मदद नहीं करता है, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट दी जाएगी। जो कोई किसी लोक सेवक को उसके लोक कार्यों के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा। साशय मीन्स जानबूझकर उसको सहायता नहीं देगा, वो सादा कारावास से। सहायता नहीं देने वाले के लिए सादा कारावास की बात हुई है, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या 200 रुपये के जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सादा कारावास मिलेगा अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक की सहायता नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए यदि ऐसी सहायता की मांग कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा वैध रूप से निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन में, यानी कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है, कोई भी डिक्री वगैरह निकाली है और उसके निष्पादन के लिए वो सहायता ज़रूरी थी, या अपराध का निवारण करने के लिए ज़रूरी थी, या बलवे या दंगे को दबाने के लिए ज़रूरी थी, या किसी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का आरोप है उसके विधिपूर्ण अभिरक्षा से जो निकल भागा है और वो दोषी है उसको पकड़ने के लिए ज़रूरी थी, तो सादा कारावास से व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो 6 मास तक का हो सकेगा, या 500 रुपये के जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। इस सेक्शन के संबंध में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बात आती है न्यायालय से संबंधित किसी आदेशिका की, या अपराध के निवारण की, या बलवे दंगे को दबाने के लिए, या किसी व्यक्ति को जो लॉ की कस्टडी से, है ना, कस्टडी से भाग गया है और उसे पकड़वाना था उस सहायता के माध्यम से, और कोई ऐसी सहायता नहीं करता है, तो हमें ध्यान रखना है वहाँ पे पनिशमेंट बढ़ जाएगी। ऊपर हमने 1 मास का कारावास पढ़ा, लेकिन यहाँ पे 6 मास का कारावास है, या 500 रुपये का जुर्माना है, या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो ऐसी सहायता नहीं करता है। इसके बाद आता है सेक्शन 188 यानी धारा 188। धारा 188 क्या कहती है कि लोक सेवक के द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यानी लोक सेवक कोई ऑर्डर निकालता है और उस ऑर्डर की कोई व्यक्ति आज्ञा नहीं करता है, उसकी अवज्ञा करता है, उसका पालन नहीं करता है। तो जो कोई ये जानते हुए कि लोक सेवक के द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, वो ऐसे विनिर्देश की अवज्ञा करेगा, और यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा क्षति कारित करे, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या 200 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर लोक सेवक कोई ऑर्डर निकालता है और उस ऑर्डर की कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है, उसका पालन नहीं करता है, और ऐसी अवज्ञा जो की गई है जिसका पालन नहीं किया गया है, उस काम से, उस अवज्ञा से किसी व्यक्ति को कोई बाधा आती है या कोई क्षति होती है, तो वो पर्सन जिसने ऐसा पालन नहीं किया है उसको सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकती है या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम को संकट कारित हो, बलवा दंगा कारित होता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या 1000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर मामला आ जाता है मनुष्य का जीवन से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड मामला हो, क्षेम के संकट से रिलेटेड मामला हो, है ना, बलवे दंगे से संबंधित ऐसा कोई मामला हो, क्योंकि ये बड़े तरह के अपराध हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर गंभीर स्थिति हो जाती है तब दंड बढ़ जाएगा, और यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा 6 माह का कारावास
या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब इस सेक्शन की कुछ शर्तें देख लेते हैं। सेक्शन 188 की इसकी पहली शर्त यह है कि लोक सेवक के द्वारा कोई ऑर्डर निकाला गया हो। ठीक। दूसरी शर्त है कि उस ऑर्डर की किसी व्यक्ति के द्वारा अवज्ञा की गई हो। अवज्ञा मतलब उसका पालन ना किया हो। इसकी तीसरी शर्त है कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त ने उस आदेश का ज्ञान रखते हुए कि कोई ऑर्डर जारी किया गया है, मतलब उसको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि कोई ऑर्डर निकाला गया है लोक सेवक के द्वारा। और चौथी शर्त यह है कि ऐसी आदेश की जो उसने अवज्ञा की है उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को खतरा, क्षति या नुकसान वगैरह हुआ हो या स्वास्थ्य वगैरह को संकट हुआ हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 4 चीज़ें हमें याद रखनी है। 4 जो हैं वो ये इसके एलिमेंट्स थे, इसकी शर्तें थी, जो इसको पढ़ के भी हम क्लियरली समझ सकते हैं क्योंकि सेक्शन काफ़ी बड़ा है। अगर हमसे सेक्शन हमारे याद नहीं हो पाता है तो हम इसकी अगर शर्तें भी लिख देते हैं या शर्तें पढ़ लेते हैं तो चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरह से अब इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। क्या इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये ज़रूरी नहीं है इस सेक्शन में अगर किसी को दोषी ठहराना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अपराधी का जो आशय है, उसका जो इंटेंशन है वो अपहानि उत्पन्न करने का हो और उसके ये ध्यान में हो कि उसकी अवज्ञा से अपहानि होना संभाव्य है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई नुकसान ही हो, उसका नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन ही हो, ऐसा नहीं है। बस ये पर्याप्त है कि जिस ऑर्डर की उसने आज्ञा नहीं की है, यानी जिस ऑर्डर की उसने अवज्ञा की है, उल्लंघन किया है, उस ऑर्डर का उसे ज्ञान होना चाहिए और उसे ये भी पता होना चाहिए, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होगी या उत्पन्न होने की संभावना है। तो बस अगर उसे इतना भी पता है, उसे ज्ञान है कि हाँ अगर मैं इस ऑर्डर का पालन नहीं करूँगा तो किसी को हानि होगी, तो बस इतने पे भी उसको दोषी ठहराया जा सकता है। इसकी बस उसे संभावना होनी चाहिए। आइए अब इस धारा से संबंधित एक दृष्टांत देख लेते हैं। एक आदेश जिसमें ये निर्देश है कि अमुक धार्मिक जुलूस, एक धार्मिक जुलूस निकलने वाला था और लोक सेवक ने एक ऑर्डर दिया कि वो किसी अमुक सड़क से होकर ना निकले। ऐसे लोक सेवक द्वारा दिया जाता है जो ऐसा आदेश देने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, मतलब विधि के द्वारा उसको पावर मिली हुई है लोक सेवक को कि वो ऐसा ऑर्डर दे कि वो जो जुलूस है वो किसी अमुक सड़क से ना निकले। ये जानते हुए उस आदेश की अवज्ञा करता है और बलवे का संकट कारित कर देता है। यहाँ ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, यानी जो इस सेक्शन में कहा गया है कि लोक सेवक के द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर अगर कोई दंडित होगा तो 188 होगा। तो अगर हम इस स्थिति को देखें, इस दृष्टांत को देखें, तो ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ए ने लोक सेवक के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर की अवज्ञा की है और बलवे का संकट कारित किया है, तो वो 188 के अकॉर्डिंग दोषी ठहराया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 189 यानी धारा 189, लोक सेवक को क्षति की धमकी, यानी लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। जो कोई किसी लोक सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे वो लोक सेवक हितबद्ध है या लोक सेवक के हितबद्ध होने का उस व्यक्ति को विश्वास है, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि उस लोक सेवक को वो उत्प्रेरित करे कि वो लोक सेवक कोई ऐसा कार्य करे जो वैध नहीं है या कार्य करने से विरत रहे जो वैध है या उसके कार्य को करने में विलंब करे, मतलब देरी करे, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो लोक सेवक को अगर कोई नुकसान करने की धमकी देता है, क्षति की धमकी देता है, तो वो 189 में पनिशेबल होगा। और इससे रिलेटेड एक केस लॉ देख लेते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं आपको। केस है यार मोहम्मद का केस है 1930 का। इस मामले में क्या होता है कि 2 सिपाही रात में जांच के लिए एक व्यक्ति के घर पर जाते हैं, उसे आवाज़ लगाकर बुलाते हैं, जिसे सुनकर वो व्यक्ति तो बाहर नहीं आता लेकिन पड़ोस में रहने वाला उसका भाई निकल कर आ जाता है और उन दोनों सिपाहियों को वो धमकी देता है जो उसका भाई बाहर आता है कि यदि वे इस तरह से शोर करेंगे तो वो उन पर हमला कर देगा, उन पर अटैक कर देगा। तो कोर्ट ने उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया क्योंकि लोक सेवक को उसने, जो दोनों पुलिस वाले थे उन दोनों को उसने क्षति की धमकी दी है, हमला करने की धमकी दी है, तो उसको यहाँ पे दोषी कोर्ट ने ठहराया। तो इजी हो गया ये आपके लिए, आशा करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको। इसके बाद आता है सेक्शन 190 धारा 190, लोक सेवक से संरक्षा करने के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। फिर से लैंग्वेज देखिए टफ आ गई है, बहुत लंबा हेडिंग है, हेडिंग पढ़ के तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। पहले अंदर देख लेते हैं कि सेक्शन में क्या दिया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि वह उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करे
कि वह किसी क्षति की सुरक्षा के लिए कोई वैध आवेदन किसी ऐसे लोक सेवक से करने से विरत रहे जो लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिए वैध रूप से सशक्त हो, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए अब इस सेक्शन को सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पहले एक उदाहरण लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो एक परिवार के एक बच्चे को किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद वो परिवार वालों के पास जाता है और कहता है कि बच्चे को मैंने किडनैप किया है, तुम्हारे परिवार वालों को, और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। जब 1 लाख रुपए दे दोगे तो बच्चा वापस आ जाएगा, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया या सूचना दी तो फिर बच्चे को मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके जो परिवार वाले थे बच्चे के, उसको उस पर्सन ने जिसने किडनैपिंग की थी, उन्हें ये कहा है मतलब कि वो किसी लोक सेवक की, किसी पुलिस ऑफिसर की मदद ना ले, वो अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन ना करे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो है 190 का अपराध हो गया, 190 का अपराध हो गया। ऐसे मामले में वो पर्सन जिसने किडनैपिंग की है, उसे किडनैपिंग के लिए जो दंड है वो तो मिलेगा ही, साथ में उसने जो ये कहा है कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, पुलिस की सहायता मत लेना, अगर पुलिस की सहायता मांगी तो बच्चे को मार दिया जाएगा। तो इसके लिए बन गया सेक्शन 190 का ऑफेंस। सेक्शन 190 में उसको अलग पनिशमेंट मिलेगी, 1 साल का कारावास है जिसमें, और किडनैपिंग के लिए वो अलग से दंडित होगा। तो ये सेक्शन लगेगा जब वो ऐसा कहता है। तो सिंपल वर्ड्स में किसी भी लोक सेवक को, किसी भी व्यक्ति को लोक सेवक से सुरक्षा का आवेदन करने से रोकने के लिए ही, कि वो लोक सेवक की मदद ना ले सके, किसी पब्लिक सर्वेंट की, सरकारी कर्मचारी की मदद ना ले सके, उस आवेदन को करने से रोकने के लिए अगर कोई उसको क्षति की धमकी देता है किसी व्यक्ति को, तब सेक्शन 190 जो है वो अप्लाई होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसकी शर्तें अगर हम बात करें इस सेक्शन की, क्योंकि बड़ा सेक्शन है तो इसकी शर्तें निकाल लेते हैं एक बार। इसके जो पॉइंट्स हैं, जो आवश्यक तत्व हैं इसके, पहला ये है कि किसी अभियुक्त के द्वारा धमकी देना, कोई अभियुक्त है और वो आपको धमकी दे रहा है। दूसरा, ऐसी धमकी जो दी जा रही है वो क्षति कारित करने की हो, यानी नुकसान पहुंचाने की धमकी होनी चाहिए। और तीसरा, ऐसी जो धमकी दी गई है वो किसी व्यक्ति को इस आशय से उत्प्रेरित करे, मतलब उसको इस तरीके से उसको उत्प्रेरित किया जाए सामने वाले को, कि वो लोक सेवक से अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन ना करे बिल्कुल भी। अगर वो आवेदन करा तो उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और चौथा, जिस लोक सेवक की बात हो रही है वो विधि के द्वारा सशक्त होना चाहिए। तो विधि द्वारा सशक्त की यहाँ पर बात हो रही है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर 10 है आईपीसी का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में सेक्शन 172 से लेके और 180 तक हम कवर कर चुके हैं, और आज की वीडियो में 181 से लेके 190 तक क्योंकि पूरा चैप्टर दिया गया है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें हम जो भी आगे के चैप्टर वगैरह हैं, जैसे 11 से अब हम शुरू करेंगे, तो उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे भी होगा उसको देखेंगे। और अगर कोई केस लॉ मिलता है तो केस लॉ तो मैं ज़रूर ही ऐड करती हूँ। जब भी मुझे कोई केस लॉ मिलता है, सिंपल वर्ड्स में कोशिश करती हूँ जहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो सके, इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल बता सकूँ, जिससे अगर कभी कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आए तो आप उसे ईजिली अपने आंसर में फ्रेम कर सकें। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर एक्ट हैं वो इसी तरह केस लॉ के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी आपको। साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।